नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर गहराई से बात करने वाली है जिसे सुनकर ही एक अजीब सी सिहरन होती है। जेफरी डैमर। जिसे मिल्वॉकी कैनिवल भी कहा जाता है। हाँ। हमारे पास द मिल्वॉकी कैनिवल द क्राइम्स ऑफ जेफरी डैमर किताब के कुछ हिस्से हैं और हमारा मकसद है कि इन पन्नों के पीछे छिपे सच को खंगालें। हाँ, हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि उसने क्या किया, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ और समाज के तौर पर ये हमारे बारे में क्या बताता है। और कहानी की शुरुआत ही इतनी भयानक है हाँ। कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हाँ। सोचिए, साल 1991 मिल्वॉकी का एक साधारण सा दिखने वाला अपार्टमेंट। जब पुलिस एक मामले की जांच करने अंदर घुसती है तो उन्हें जो मिलता है वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। फ्रिज में इंसानी सिर, एसिड के ड्रमों में गलते हुए शरीर और हड्डियों का ढेर। ये एक ऐसे इंसान का घर था जिसने 13 सालों में 17 युवकों की जान ली थी। बिल्कुल, ये मंजर ही अपने आप में दहला देने वाला है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस खौफनाक मंजर के पीछे का इंसान कौन था। जेफरी डैमर की कहानी शुरू कहाँ से होती है? क्या वो हमेशा से ऐसा था? देखिए, स्रोत के हिसाब से जेफरी लियोनेल डैमर का जन्म 1960 में हुआ था। बाहर से देखने पर उसका बचपन शायद सामान्य लगे, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा था। उसे एक अकेला और चुपचाप रहने वाला बच्चा बताया गया है, जो दूसरे बच्चों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। लेकिन जो बात असल में परेशान करने वाली है, वो है उसकी दिलचस्पी। किस तरह की दिलचस्पी? मरे हुए जानवरों में। अच्छा। बचपन से ही उसे सड़क पर मरे हुए जानवर इकट्ठा करने और उन्हें चीर फाड़ कर देखने का एक अजीब सा जुनून था। ये किसी बच्चे की आम जिज्ञासा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनकी हड्डियों को साफ करता, उनके अंदरूनी अंगों को देखता। ये एक तरह से उसके आने वाले कल की एक बहुत ही काली परछाई थी। इसके साथ ही वो बहुत छोटी उम्र में ही शराब का आदी हो गया था। तो मतलब अकेलापन, ये अजीब जुनून और शराब की लत। हाँ, ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल तैयार कर रहे थे। तो हमारे पास एक अकेला, नशे में धुत नौजवान है जिसे मरे हुए जानवरों में दिलचस्पी है। ये बहुत परेशान करने वाला है। लेकिन ये एक खूंखार सीरियल किलर तक कैसे पहुंचा? उसके अपराधों का तरीका क्या था? क्योंकि 17 लोगों की हत्या करना और इतने सालों तक पकड़ा न जाना, ये दिखाता है कि उसका कोई तय तरीका रहा होगा। बिल्कुल, उसका तरीका बहुत सोचा समझा और मक्कारी भरा था। वो ज्यादातर अश्वेत या दूसरे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के युवकों को अपना निशाना बनाता था। अच्छा। वो बार में, बस स्टॉप पर या सड़कों पर ऐसे लोगों को ढूंढता था जो शायद थोड़े अकेले हों या जिन्हें पैसों की जरूरत हो। मतलब वो उनकी कमजोरियों का फायदा उठा रहा था। क्या सोच में इस बात पर कोई जानकारी है कि उसने खास तौर पर हाशिए पर रहने वाले लोगों को ही क्यों चुना? क्या ये सिर्फ इसलिए था कि उनके गायब होने पर कोई ज्यादा शोर नहीं मचेगा, या कोई और वजह भी थी? दोनों बातें थीं। एक तो ये कि उसे लगता था कि पुलिस इन लोगों की गुमशुदगी को उतनी गंभीरता से नहीं लेगी। और शायद ऐसा हुआ भी। और कई मामलों में ऐसा हुआ भी। दूसरा, वो उन्हें आसानी से बहला फुसला सकता था। वो उन्हें पैसों का, मॉडलिंग के लिए तस्वीरें खिंचवाने का या सिर्फ साथ में बैठकर शराब पीने का लालच देकर अपने अपार्टमेंट में ले आता था। वो एक तरह से दोस्ती का नाटक करता था। हाँ, उन्हें भरोसा दिलाता कि वे सुरक्षित हैं। और एक बार जब वो उसके अपार्टमेंट में आ जाते, तब क्या होता था? वहां पहुंचते ही खेल बदल जाता था। वो उनकी ड्रिंक में नशीली दवा मिला देता। जब वे बेसुध हो जाते, तब वो गला घोटकर उनकी हत्या कर देता। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती थी। असल में उसके लिए असली वहशत तो मौत के बाद शुरू होती थी। ये सोचना भी मुश्किल है, मतलब हत्या से भी आगे क्या हो सकता है? यहीं पर यह मामला इंसानियत की हदों को पार कर जाता है। स्रोत बताता है कि वो नेक्रोफीलिया में शामिल था। ओह। मतलब वो शवों के साथ यौन संबंध बनाता था। और इतना ही नहीं, कैनिबलिज्म भी, यानी वो अपने शिकारों के कुछ हिस्से खाता भी था। अविश्वसनीय। वो शवों के टुकड़े कर देता था और कुछ हिस्सों जैसे खोपड़ी और हड्डियों को एक तरह की ट्रॉफी के तौर पर सहेज कर रखता था। उसका मकसद सिर्फ जान लेना नहीं था, बल्कि अपने शिकार पर पूरी तरह से मौत के बाद भी अपना कब्जा बनाए रखना था। बाप रे, मतलब 13 साल तक ये सब चलता रहा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है। तो फिर सवाल वही है कि आखिरकार ये सिलसिला रुका कैसे? वो पकड़ा कैसे गया? उसके पकड़े जाने की कहानी भी उतनी ही हैरान करने वाली है जितनी उसके अपराध। और ये कहानी पुलिस सिस्टम की नाकामियों को भी उजागर करती है। अच्छा। स्रोत में एक घटना का जिक्र है जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक बार उसका एक 14 साल का शिकार
जिसका नाम कोनेरक सिंथासोमफोन था। वो नशीली हालत में बिना कपड़ों के उसके अपार्टमेंट से भाग निकला। 14 साल का? हाँ, सिर्फ 14 साल। उसे सड़क पर 2 महिलाओं ने देखा और पुलिस को बुलाया। तो पुलिस ने उसे बचाया होगा? नहीं, यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जब पुलिस पहुंची तो डहमर भी वहां आ गया और उसने बड़ी चालाकी से पुलिस को ये यकीन दिला दिया कि वो लड़का 19 साल का है, क्या? कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वे बस नशे में लड़ पड़े थे। और पुलिस ने मान लिया? पुलिस ने उसकी बात मान ली और उस नाबालिग डरे हुए लड़के को वापस डहमर के हवाले कर दिया। ये तो अविश्वसनीय है। पुलिस ने एक बच्चे को वापस उसी के हवाले कर दिया। क्या स्रोत बताता है कि उन अधिकारियों ने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या कुछ और? स्रोत बताता है कि ये लापरवाही और पूर्वाग्रह का एक भयानक मेल था। अधिकारियों ने डहमर के गोरे और शांत दिखने वाले बर्ताव पर भरोसा कर लिया और उस एशियाई लड़के की हालत को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने उससे बात तक नहीं की? उन्होंने उस लड़के से सीधे बात करने की भी कोशिश नहीं की। वे उसे लेकर वापस डहमर के अपार्टमेंट गए और वहीं छोड़ाए। कुछ ही देर बाद डहमर ने उसकी हत्या कर दी। दे दिया। फिर उसका आतंक खत्म कैसे हुआ? उसका अंत हुआ 22 जुलाई 1991 को, जब ट्रेसी एडवर्ड्स नाम का एक शख्स उसकी पकड़ से भागने में कामयाब हो गया। अच्छा। डेमर उसे भी अपने अपार्टमेंट लाया था, लेकिन एडवर्ड्स को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब डेमर ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो एडवर्ड्स ने पलटकर वार किया और किसी तरह बाहर भागा। और उसने पुलिस को बुलाया? सबसे अहम बात ये थी कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। वो हथकड़ी पहने हुए सड़क पर भागा और पुलिस की गाड़ी को रोका। और इस बार पुलिस ने उसकी बात मानी? इस बार उनके पास ना मानने की कोई वजह नहीं थी। एक आदमी सड़क पर हथकड़ी पहने मदद मांग रहा था। वे एडवर्ड्स के साथ डेमर के अपार्टमेंट गए। दरवाजा खोलते ही उन्हें मौत की एक भयानक बदबू आई और अंदर जो सबूत मिले उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया। क्या मिला उन्हें? इंसानी शरीर के अंग, एसिड के ड्रम और सबसे बढ़कर पोलरॉइड तस्वीरों का एक पूरा कलेक्शन। तस्वीरें? हाँ, जिसमें डहमर ने अपने हर शिकार के साथ जो किया था उसे बड़ी बेरहमी से कैद कर रखा था। इन तस्वीरों ने तो केस को पूरी तरह से सील कर दिया होगा। इसके बाद तो मुकदमा चला होगा जो पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा होगा। बिल्कुल। 1992 में उस पर मुकदमा चला। उसे 17 में से 15 हत्याओं का दोषी पाया गया और उसे 15 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मतलब 900 साल से भी ज्यादा की सजा। हाँ, बिना पैरोल के। बाद में एक और हत्या के लिए उसे एक और उम्र कैद हुई। मुकदमे में उसके दिमागी संतुलन को लेकर जरूर बहस हुई होगी। कोई भी सामान्य इंसान ऐसा नहीं कर सकता। यही मुकदमे का सबसे दिलचस्प और पेचीदा हिस्सा था। बचाव पक्ष की यही दलील थी कि डहमर मानसिक रूप से इतना बीमार है कि उसे अपने किए की समझ ही नहीं है। और क्या वो था? मनोवैज्ञानिक जांच भी हुई, जिसमें उसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त पाया गया। एक मिनट, इसका आम भाषा में क्या मतलब होता है? उसके बर्ताव में ये चीजें कैसे दिखती थीं? क्या स्रोत में इसका कोई जिक्र है? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब है कि इंसान के मूड, रिश्ते और पहचान को लेकर बहुत ज्यादा अस्थिरता होती है। वह बहुत अकेला महसूस करता है और उसे हमेशा डर लगा रहता है कि लोग उसे छोड़ देंगे। और साइकोटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि उसकी सोच का हकीकत से नाता टूट जाता है। डहमर के मामले में ये उसकी इस फैंटेसी में दिखता था कि वह अपने शिकार को मारकर उन्हें एक तरह के ज़ॉम्बी में बदलकर हमेशा के लिए अपने पास रख सकता था। तो जब डॉक्टर ये सब कह रहे थे तो फिर उसे सजा कैसे हुई? उसे किसी मानसिक अस्पताल क्यों नहीं भेजा गया? यहीं पर कानून और मनोविज्ञान का फर्क सामने आता है। जूरी को यह तय करना था कि क्या वो मानसिक रूप से बीमार होने के बावजूद सही और गलत में फर्क कर सकता था। और जूरी का क्या फैसला था? और जूरी ने पाया कि हाँ, वो कर सकता था। वो जानता था कि हत्या करना गलत है, इसीलिए तो वो पुलिस से छिप रहा था, सबूत मिटा रहा था। सही बात है। उसे कानूनी तौर पर समझदार यानी सेन माना गया, भले ही वो दिमागी तौर पर बीमार था। मतलब उसका अंत जेल की सलाखों के पीछे ही हुआ। हाँ, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं। सजा सुनाए जाने के महज 2 साल बाद 28 नवंबर 1994 को जेल में ही क्रिस्टोफर स्कारवर नाम के एक और कैदी ने लोहे की रॉड से पीट कर उसकी हत्या कर दी। तो अब जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं, इसका बड़ा मतलब क्या है? डेमर की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी तो नहीं हो सकती। इससे हमें क्या सबक मिलता है? इसका सबसे बड़ा सबक कानून व्यवस्था और समाज की खामियों से जुड़ा है। डेमर का केस ये चीख कर बताता है कि कैसे पुलिस की लापरवाही, नस्ली पूर्वाग्रह और समाज का सबसे कमजोर तबकों के प्रति उदासीन रवैया
एक राक्षस को सालों तक अपना काम करने की छूट दे देता है। बिल्कुल। अगर कोनरक सिंथासोम या दूसरे लापता युवकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद कई जानें बच सकती थीं। सही बात है। ये कहानी सिर्फ डहमर की बुराई की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की नाकामी की भी है जिसे लोगों की रक्षा करनी थी। बिल्कुल। और यही वजह है कि आज भी उसकी मौत के इतने साल बाद भी लोग इस कहानी में इतनी दिलचस्पी लेते हैं। इस पर अनगिनत किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। ये ट्रू क्राइम की दुनिया का एक ऐसा अध्याय है जो हमेशा लोगों को आकर्षित भी करता है और डराता भी है। हाँ। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बुराई बाहर से आती है या वो इंसान के अंदर ही कहीं छिपी होती है। तो आज हमने जेफरी डहमर के मामले की परतें खोली। एक अकेले अजीब से लड़के से लेकर एक वहशी कातिल बनने तक का सफर, उसके अपराधों का घिनौना सच, और कैसे इस एक कहानी ने पूरे सिस्टम की बड़ी बड़ी खामियों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। ये सोचना भी अजीब है कि ऐसी भयानक कहानियां हमें इतना क्यों खींचती हैं। शायद इसलिए कि ये हमें इंसान के मन के सबसे अंधेरे कोनों में झांकने पर मजबूर करती हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है, ताकि हम ये पहचान सकें कि वो कौन सी लकीर है जिसे पार नहीं करना चाहिए। और जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है और हमने बात भी की, डैमर को गंभीर मानसिक विकारों के बावजूद कानूनी तौर पर समझदार माना गया। हाँ, ये एक बहुत परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। बुराई की प्रकृति के बारे में यह क्या कहता है जब वो पूरी कानूनी समझदारी के साथ मौजूद रह सकती है? क्या बुराई हमेशा पागलपन का ही एक रूप होती है, या फिर ये एक सोचा समझा सचेत चुनाव भी हो सकता है?